दोस्तों लास्ट वीक मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने के लिए। उन्होंने कहा राहुल तो मुझे ये समझा पिछले 9 महीने में जहां जीडीपी 25% से गिर चुकी है, वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस इन हिस्ट्री, करोड़ों लोगों की जॉब जा चुकी है, निफ्टी 50 कंपनीज, इंडिया की बेस्ट कंपनीज के प्रॉफिट्स बहुत सिवियरली हिट हो चुके हैं और इसी दौरान निफ्टी स्टॉक मार्केट जो है 80% बढ़ चुका है 9 महीने में। तो मुझे ये समझा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर समझेंगे बहुत डिटेल। इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला हम बात करेंगे क्या जीडीपी और निफ्टी या स्टॉक मार्केट के बीच में कोई कोरिलेशन है। दूसरा हम बात करेंगे निफ्टी कंपनीज के प्रॉफिट्स और निफ्टी कंपनीज के शेयर प्राइस के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं। थर्ड हम बात करेंगे द फंडामेंटल रीजंस व्हाई स्टॉक्स मूव अप एंड डाउन, क्यों स्टॉक्स ऊपर नीचे मूव करते हैं। चौथा हम बात करेंगे द 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स जिनकी मूवमेंट, जिनके बाइंग और सेलिंग से हम पता कर सकते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। और फाइनली द 5 मेजर रीजंस व्हाई निफ्टी या स्टॉक मार्केट इज अप बाय 80% इन द लास्ट 9 months। बट शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करें तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट और जीडीपी के बीच में कोरिलेशन की, क्योंकि जब भी हम ये कहते हैं कि जीडीपी तो डाउन है और स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ इलॉजिकल हो रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जीडीपी और स्टॉक मार्केट के बीच में जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका मतलब जीडीपी के नीचे जाने से स्टॉक मार्केट को लॉजिकली नीचे जाना चाहिए और जीडीपी के ऊपर जाने से स्टॉक मार्केट को भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन क्या ये रिलेशनशिप सच में होल्ड करता है या नहीं, इस ग्राफ को देख के हम पता कर सकते हैं। पिछले 20 सालों में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, जीडीपी और सेंसेक्स स्टॉक मार्केट को प्लॉट करके दिखाया गया है और इसमें एकदम क्लियर है कि हाँ लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब जीडीपी के बढ़ने से स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है। लेकिन किसी भी पॉइंट इन टाइम में अगर हम ध्यान से देखें तो या तो स्टॉक मार्केट ग्रोथ रेट आगे बढ़ जाता है या फिर जीडीपी का ग्रोथ रेट आगे निकल जाता है। इसमें कोई भी इलॉजिकल बात नहीं है, बिकॉज दोनों फ्रॉम टाइम टू टाइम कैन मूव इन टोटली ऑपोजिट डायरेक्शंस। इनफैक्ट 1992 से 2002 का अगर हम पीरियड को एनालाइज करें तो इस दौरान नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसका मतलब रियल जीडीपी जो 5-6-7% टीवी पे बताते हैं, प्लस इन्फ्लेशन हमारी महंगाई, इन दोनों को ऐड करके नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इस दौरान 12-14% से ग्रो हो रहा था। लेकिन इसी टाइम अगर हम स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखें तो वो एकदम फ्लैट है। इनफैक्ट अगर हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करें तो ये रिटर्न इनफैक्ट नेगेटिव है, 10 साल में नेगेटिव रिटर्न स्टॉक मार्केट में, राइट। लेकिन 2003 से 2008 अगले 5 सालों में स्टॉक मार्केट वेंट अप बाय 6 टाइम्स, लेकिन जीडीपी तो इतनी तेजी से नहीं ग्रो की। सो इसका मतलब दोनों ही फ्रॉम टाइम टू टाइम कैन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें बिल्कुल भी कोई इलॉजिकल बात नहीं है। और इसी के साथ अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को, जिसमें हम इवैल्यूएट करेंगे क्या निफ्टी कंपनीज की अर्निंग्स और निफ्टी कंपनीज के शेयर प्राइस के बीच में कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं। जब मेरी सिस्टर ने ये कहा कि सेंसेक्स और निफ्टी जो टॉप इंडिया की कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स तो इतनी तेजी से गिर चुके हैं, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी जो स्टॉक मार्केट है एज अ होल ऊपर जाते जा रहा है, अगेन इसके पीछे एक अजम्पशन है और ये अजम्पशन ये है कि अर्निंग्स मस्ट ड्राइव द वैल्यू ऑफ अ कंपनी। मतलब जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए और कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए। और ये अजम्पशन एकदम सही भी है और एकदम गलत भी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम। आपके सामने ग्राफ दिख रहा होगा आपको, जहां सेंसेक्स के साथ उसके सेंसेक्स की ईपीएस को प्लॉट किया गया है, अर्निंग्स पर शेयर को प्लॉट किया गया है पिछले 30 सालों में। और हमें ये क्लियरली दिखता है कि हाँ इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ रही हैं सेंसेक्स भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे कई पीरियड्स है बीच में जहां कई बार सेंसेक्स आगे बढ़ गया है अर्निंग से और कई बार सेंसेक्स पीछे रह गया है। बट लास्ट 5-6 इयर्स में ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो गैप है ये वाइड होता ही जा रहा है। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो अर्निंग्स को बहुत तेजी से बढ़ना होगा सेंसेक्स के साथ कैचअप करने के लिए, या फिर सेंसेक्स को करेक्ट होना होगा अर्निंग्स के साथ मैच करने के लिए। और इस पॉइंट पे हम और डिटेल में बात करेंगे लास्ट पार्ट में इस वीडियो के। लेकिन इस बिहेवियर को, ये ऊपर नीचे और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बिहेवियर है सेंसेक्स का और अर्निंग्स का, इस बिहेवियर को बेंजामिन ग्राहम जो कि वॉरेन बफेट के गुरु थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। उनका कोट है जो कहता है कि इन द शॉर्ट रन
सेंसेक्स या निफ्टी या स्टॉक मार्केट्स एज अ होल आर वोटिंग मशीन्स, मतलब क्या पॉपुलर है क्या अनपॉपुलर है उसके बेसिस पे प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं। बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन, मतलब लॉन्ग रन में जो असली वैल्यू है, जो अर्निंग्स की वैल्यू है, वो दिखने लगती है। अब थर्ड पार्ट में समझते हैं कि स्टॉक प्राइसेस फंडामेंटली क्यों ऊपर नीचे मूव करते हैं, और इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल है, हमें वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक वेजिटेबल मार्केट या फिश मार्केट या अनेकों कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स के मार्केट जैसा ही है, जहां पे प्राइसेस डिसाइड होते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। अगर कोई भी मार्केट में देखें, मान लीजिए आलू का एग्जांपल लेते हैं, अगर आलू की सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो नेचुरली प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं, और अगर डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी अगर किसी भी स्टॉक का डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस ऊपर जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, आईटीसी लिमिटेड अज्यूम करते हैं कि आज की डेट में 1000 शेयर्स की सप्लाई है मार्केट में, मतलब बेचना चाहता है कोई, वेदर एक इन्वेस्टर हो या 1000 इन्वेस्टर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 1000 शेयर्स की सप्लाई है। एट द सेम टाइम जो बायर्स की तरफ से जो डिमांड आ रही है वो टोटल 1500 शेयर्स की है। इसका मतलब स्टॉक प्राइस जो है आईटीसी लिमिटेड का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जाने ही वाला है। और इसी की वजह से ओवरऑल अगर हम इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करें अक्रॉस द सिस्टम, तो पिछले 9 महीने में अगर 80% स्टॉक मार्केट अगर ऊपर गया है, इसका मतलब डिमांड बहुत तेजी से आ रही है और सप्लाई ऑफ शेयर जो है वो कम पड़ रही है डिमांड के सामने। और ये सब सुनने के बाद मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा, इसका मतलब द कोर क्वेश्चन इज, असली सवाल ये है that who is buying and why are they buying right now। और फोर्थ पार्ट में हम ये समझेंगे कि वो कौन सी 3 मेजर कैटेगरीज हैं, द हु वाला क्वेश्चन, कौन सी 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिनकी ओवरऑल बाइंग या सेलिंग की वजह से मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है। अब फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हमें फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। कोई भी लिस्टेड कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जनरली प्रमोटर्स के पास रहती है, हर एक में नहीं बट ओवरऑल एज एन एग्रीगेट। और ये प्रमोटर्स वो इंडिविजुअल्स या एंटिटीज हैं जो कंपनी को लिस्ट करते हैं और कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। और ये पार्ट प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं इन पे एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज इनका फोकस बिजनेस को रन करने में होता है, ये पार्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग, ये जो शेयर्स हैं ये इजीली और हर रोज ट्रेड नहीं होते हैं स्टॉक मार्केट पे। जो रिमेनिंग पार्ट है प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को हटा के, रिमेनिंग पार्ट को हम फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग कह सकते हैं। अगर हम निफ्टी 50 कंपनीज की फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग देखें तो 45.7% इज ओन्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल investors FIIs, 34.50 is owned by domestic institutional investors और 13.8% is owned by retail investors। इसका मतलब 80% of free float shareholding is owned by DIIs and FIIs and 93% is owned by FIIs, DIIs and retail investors combined। लेकिन ये 3 categories of investors है कौन, ये हम क्विकली समझ लेते हैं अगले 90 सेकेंड्स में। FIIs और FPIs वो फॉरेन एंटिटीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि यहां पे उन्हें हायर ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं हेज फंड्स जैसे रे डैलियो कंट्रोल ब्रिजवाटर एसोसिएट्स जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। इस लिस्ट में चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स भी इंक्लूडेड है, वैनगार्ड जैसे फॉरेन म्यूचुअल फंड्स भी इंक्लूडेड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फंड और येल यूनिवर्सिटी के फंड जैसे यूनिवर्सिटी फंड्स भी इंक्लूडेड है। इंडिया में एज ऑन December 14 10,859 FIIs रजिस्टर्ड है। अगर इंडिया में हम FIIs की टोटल इन्वेस्टमेंट्स को देखें इक्विटी में तो इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 34.5 लाख करोड़ पे आती है। 70% से भी ज्यादा जो FIIs की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 6 कंट्री से आ रही हैं जैसे USA, मॉरिशस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, यूके और आयरलैंड। अब बात करते हैं DIIs की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है इंडिया के बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट पेंशन फंड्स। अगर हम सबसे बड़े DIIs की बात करें इंडिया में तो वहां LIC, SBI म्यूचुअल फंड और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम आता है। जहां FIIs के इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू नवंबर 2020 में 34.5 लाख करोड़ थी, वहीं पे DIIs के इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू सेम पीरियड में 29.83 करोड़ थी। और जैसे हमने
मैंने देखा दोनों कंबाइंड 80% ऑफ मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट शेयर होल्डिंग ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इन दोनों की एक्शंस की वजह से मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है। लेकिन पिछले 9 महीने में किसने बेचा, किसने खरीदा, क्यों बेचा, क्यों खरीदा, ये सब समझेंगे हम अगले पार्ट में। लेकिन उससे पहले अभी समझ लेते हैं फाइनल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और मैं। पिछले कुछ महीनों में रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम नंबर ऑफ न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपन देखें 2020 में, तो इट हैज बीन द हाईएस्ट एवर एट 60 लाख न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपन। अगर हम एक और डेटा सेट को देखें जहां एनएससी में लिस्टेड 1600 कंपनीज को एनालाइज करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करें, तो हमें पता लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर का टोटल फ्लोट शेयर होल्डिंग में, नॉट फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट शेयर होल्डिंग में जो शेयर होल्डिंग है अब 7.01% पे था, which has been the highest ever in the last 11 years। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स इतनी तेजी से स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं, ये अब हम बात करेंगे फाइनल पार्ट में। 5 reasons why Nifty went up by 80% in the last 9 months। और पहला रीजन है ग्लोबल लिक्विडिटी पुश। आपको याद होगा कोविड-19 वायरस के रिस्पॉन्स में अनेकों वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने अपनी कंट्रीज में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स इंपोज किए थे और इन लॉकडाउन्स की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम रुक गई। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ डील करने के लिए गवर्नमेंट्स ने 2 तरह के लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस किए थे, फिस्कल और मॉनेटरी। पहले बात कर लेते हैं फिस्कल स्टिमुलस की। बाय द वे फिस्कल जो वर्ड है उसका सिंपल मीनिंग है गवर्नमेंट रिलेटेड स्पेंडिंग। कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी होगा उसको फिस्कल कह देते हैं। अब अनेकों टाइप के एग्जांपल्स हैं इस फिस्कल स्टिमुलस के, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेस रिड्यूस करना। 2019 में, लेट 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस किए थे, कॉर्पोरेट टैक्सेस रिड्यूस किए थे, वो एक एग्जांपल है फिस्कल स्टिमुलस का। दूसरा है इंसेंटिव्स देना, जैसे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने। तीसरा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स टू द नीडी और वीक सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, जहां डायरेक्टली उनके हाथों में पैसा दिया जाता है। और फोर्थ है गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा। ये अनेकों टाइप के फिस्कल मेजर्स हैं। अगर हम कंपेयर करना चाहें डिफरेंट गवर्नमेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज क्या साइज का था, तो ये ग्राफ हमको आइडिया दे सकता है। आपके सामने एक ग्राफ है जो दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल स्टिमुलस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखा रहा है। और जहां भी कंट्रीज में जितना भी डार्कर शेड है, इसका मतलब ज्यादा परसेंटेज एज अ जीडीपी फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस किया था, और लाइटर शेड्स मतलब कम अनाउंस किया गया था। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो ये नंबर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और मैकेंजी एंड कंपनी, ये एस्टिमेटेड फिस्कल स्टिमुलस जो है पूरी दुनिया में उसका टोटल साइज $10 ट्रिलियन है। $10 ट्रिलियन का मतलब क्या है, उसे एक फनी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि आप एक एलियन ट्रिलियनर हैं जो कि कोई और प्लैनेट से है, लेकिन आप अर्थ आए और आपके पास इतना पैसा है, नेचुरली आप सोच रहे हैं कि मैं अर्थ पे क्या खरीद सकता हूं $10 ट्रिलियन का। और आप मेरे पास आए, आपने कहा राहुल तू बता कि क्या खरीदा जाए $10 ट्रिलियन वर्थ। तो मैंने आपको कहा कि अगर आप 2 कंट्रीज अगर खरीद सकते हैं, पूरी की पूरी कंट्रीज खरीद सकते हैं, और वो 2 कंट्रीज होंगी जर्मनी और जापान, अज्यूमिंग कि उनके 2019 जीडीपी के नंबर्स पे आप वो कंट्रीज को परचेज कर सकते हैं, आप दोनों कंट्रीज को खरीद सकते थे $10 ट्रिलियन में। एक और एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझना चाहें कि ये $10 ट्रिलियन का मतलब क्या है, तो ये ग्राफ हमें समझा सकता है। 2008 में आपको याद होगा लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसको हम GFC, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, ऑफ 2008। इस दौरान मेजर कंट्रीज ने जो फिस्कल स्टिमुलस रिलीज किया था वो ब्लैक बबल में आपको दिख रहा होगा, और 2020 में जो क्राइसिस है उसके लिए जो फिस्कल स्टिमुलस रिलीज किया इन्हीं एग्जैक्ट कंट्रीज ने, वो ब्लू बबल में दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट्स हैं फॉर द 2020 फिस्कल स्टिमुलस, दे नियरली 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना ज्यादा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो क्राइसिस था शायद से 10 गुना ज्यादा बड़ा था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। पॉइंट ये है कि इन एक्सट्रीम मेजर्स की वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से एक लिक्विडिटी फ्लड आ चुका है, और ये पैसा अधिकतर इंस्टीट्यूशंस के पास अवेलेबल होता है। और इस $10 ट्रिलियन में से सिर्फ $20 बिलियन अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में फ्लो कर चुका है पूरे साल में। अब बात
करते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस की। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है और इस सेंट्रल बैंक के दो मेन फंक्शन होते हैं, एक मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, कितना मनी सप्लाई है पूरे सिस्टम में, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करना, मतलब ध्यान रखना कि ग्रोथ होती रहे। अब इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, जैसे आप जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारे रिजर्व बैंक के पास अनेकों टूल्स हैं जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, और उसमें से एक टूल जो प्राइमरी टूल है वो है रेपो रेट्स, द रेट्स एट विच इंडियन बैंक्स बोरो फ्रॉम द आरबीआई। अब ये रेट्स जहां फरवरी 2020 में 5.15% थे, आज की डेट में ये रेट्स 4% चल रहे हैं, विच इज द लोएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। ऐसा माना जा रहा है कि 2020 में आरबीआई ने टोटल 8 लाख करोड़ वर्थ ऑफ मनी पूरे सिस्टम में फ्लड किया है। लेकिन कहानी अब और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया में तो लोएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट्स 4% है, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम अधिकतर कंट्रीज को देखें, जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, इन सभी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट्स आर इफेक्टिवली जीरो, मतलब मनी इज लिटरली फ्री। और कई कंट्रीज तो ऐसी भी हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट्स आर एक्चुअली नेगेटिव। एंड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, इस ग्राफ को देख के हमें यह पता लगता है कि उन कंट्रीज में जहां पे अभी भी रेट कट की पॉसिबिलिटी है, जहां जीरो से ज्यादा है, वो उन कंट्रीज में भी 2020 के एंड तक या 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में और रेट कट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया में लिक्विडिटी का फ्लड आ चुका है, वेदर वो फिस्कल स्टिमुलस के थ्रू हो, वेदर या मॉनेटरी स्टिमुलस के हो, वेदर वो डीआईआईज के पास आ रहा हो पैसा या एफआईआईज के पास आ रहा हो। और जैसे हमने बात की कि अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में सिर्फ $20 बिलियन आया है एफआईआईज के नेट इनफ्लोज के तौर पे। इनफैक्ट ऐसी कई स्टडीज हैं जो ये दिखाती हैं कि नेट एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट के डायरेक्शन में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इस ग्राफ को हम देख के ये बता सकते हैं कि पिछले 5 साल में एटलीस्ट जब जब एफआईआईज के नेट इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव रहे हैं तब तक मार्केट का डायरेक्शन ऊपर गया है, और जब जब नेगेटिव रहे हैं तब तक मार्केट का डायरेक्शन नीचे गया है। अब ये इतना सरप्राइजिंग है नहीं। द रीजन इज दैट एफआईआईज हैपन टू बी दैट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, और क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा है, जब वो खरीदना चाहे, क्योंकि इतनी वॉल्यूम में खरीद सकते हैं, क्षमता रखते हैं, उसकी वजह से अपवर्ड बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, और जब वो बेचते हैं सिमिलरली डाउनवर्ड सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन डीआईआईज क्या कर रहे हैं पिछले 6 महीने में, पिछले 9 महीने में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। जब मार्च में एफआईआईज ने बहुत तेजी से एग्जिट किया इंडियन स्टॉक मार्केट को, नेचुरली तो उन्होंने बेचा तो कोई बायर्स भी होंगे, और डीआईआईज हमारे बायर्स थे। उन्होंने इस समय मार्च में 55,000 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटीज खरीदी एफआईआई से। अगले 2-3 महीने में डीआईआईज व नेट बायर्स, जहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव उनका नेट बाइंग रही, लेकिन जून से लेकर सितंबर 2020 तक डीआईआईज हैव बीन नेट सेलर्स। और उसका एक रीजन ये हो सकता है कि इस दौरान रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल रहा है, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को बेचना पड़ रहा है इक्विटीज, और पैसा निकाल के डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इस साल में, ओनली इन 2020 अलोन, रिटेल इन्वेस्टर्स के डायरेक्ट इनफ्लोज हैव गॉन अप बाय 5x, 5 गुना बढ़ चुके हैं सिर्फ इसी साल के अंदर। बट रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल के डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम आने वाले पॉइंट्स में समझेंगे। दूसरा रीजन है मार्केट्स एज डिस्काउंटिंग मशीन्स। इसका सिंपल मतलब यह है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर हम एक स्टॉक को देखें, उसके प्राइस को देखें, तो उस प्राइस को डिसाइड करने में 2 फैक्टर्स लिए जाते हैं। एक है करंट बिजनेस की सिचुएशन, अभी वो बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, और दूसरा फैक्टर होता है उस बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग एबिलिटी। और ये सारी चीजें फ्यूचर और प्रेजेंट प्राइस में फैक्टर इन करती है मार्केट। अब ऐसा माना जा रहा है इस समय, कंसेंसस ये है कि सभी को पता है कि FY21 की जो अर्निंग्स है, इस साल की जो निफ्टी या टॉप 50 कंपनीज की अर्निंग्स है, वो एकदम वॉश आउट है, एकदम खराब है। लेकिन मार्केट ऐसा मान रही है कि फ्यूचर अर्निंग्स जो आएंगी अगले कुछ सालों में और इमीडिएटली अगले साल में जो अर्निंग होगी वो पिछले कुछ सालों से काफी तेजी से बढ़ेंगी। अब लास्ट 10 ईयर्स में एवरेज जो निफ्टी अर्निंग्स रही हैं वो बिलो
एवरेज रही हैं एट अराउंड 8% पर ईयर। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स रिड्यूस किए हैं, लेबर रिफॉर्म किए गए हैं और अनेकों इंसेंटिव्स दिए गए हैं इंडस्ट्री को, वैल्यू माइग्रेशन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, इन सभी रीजंस की वजह से मॉनेटरी स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस, इन सभी रीजंस को मिला के ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में जो अर्निंग्स होगी इट विल बी फास्टर देन द लास्ट 10 इयर्स। और ये अर्निंग्स हो सकता है 13%, 15%, इवन मोर से हो सकती है। और इसी वजह से मार्केट इस समय निफ्टी को प्रीमियम देने के लिए तैयार हो गई है। तीसरा रीजन है वैल्यू माइग्रेशन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसा माना जाता है कि जब भी इकोनॉमी में कोई हिकअप्स आते हैं, जब भी कोई इश्यूज आते हैं, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, वो लोग अपना जो प्रॉब्लम है उसे सबसे क्विकली सॉल्व कर पाते हैं। और ये काफी नेचुरल है। नेचुरली टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, हर एक एस्पेक्ट में इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है। और इन रिसोर्सेज को यूज करके ये कंपनीज बहुत तेजी से इस पैंडेमिक जैसी प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं, एज अपोज टू छोटे प्लेयर्स जो शायद उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। और इस वजह से ऐसा माना जा रहा है क्योंकि वैल्यू माइग्रेट होगी ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ, इस रीजन की वजह से फ्यूचर की जो अर्निंग्स है इन कंपनीज की वो तेजी से बढ़ सकती हैं। और ये एक और रीजन है क्यों फ्यूचर की अर्निंग एबिलिटी को देखें तो शायद टॉप 50 कंपनीज की अर्निंग्स एबिलिटी आगे ऊपर जा सकती है और उनकी अर्निंग्स ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकती है। फोर्थ रीजन है चेंज इन रिटेल इन्वेस्टर्स एटीट्यूड। इस पैंडेमिक की वजह से इन्वेस्टर के एटीट्यूड में कुछ फंडामेंटल चेंजेस आए हैं और इसके 4 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है वर्क फ्रॉम होम। बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम एकदम से सभी इन्वेस्टर्स के पास, आप और मैं जिनके पास जॉब थे, हम सभी के पास एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम एकदम अवेलेबल हो गया। दूसरा रीजन है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक जो हमें देखने को मिला कि करोड़ों लाखों लोगों की जॉब्स गई, सभी को फाइनेंशियल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ा। और चांसेस है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जॉब करते थे या इवन बिजनेस करते थे, आपने भी कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है। और इसकी वजह से एकदम से रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में, ये दिमाग में ये रियलाइज हुआ कि शायद से एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रीजन है कि इस समय कोई और एसेट क्लास इतना अट्रैक्टिव नहीं है। पहले जहां इंडियंस का ऑल टाइम फेवरेट रियल एस्टेट होता था, पिछले 5-7 सालों में रियल एस्टेट मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत वीक रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट पैंडेमिक की वजह से क्योंकि हम फिजिकली भी नहीं बाहर जा पा रहे थे और कोई एसेट क्लास जो फिजिकल एसेट्स हैं जैसे रियल एस्टेट, वहां हम वैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। एट द सेम टाइम बिकॉज स्टॉक्स आर द इजीएस्ट काइंड ऑफ एसेट क्लास टू बाय थ्रू अ मोबाइल फोन, तो इसीलिए इस दौरान क्योंकि हम घर पे बैठे थे, आप रिसर्च कर सकते थे, आप खरीद सकते थे, आप बाय कर सकते थे। ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जो एक्चुअली आप मोबाइल फोन से बाय सेल कर सके। और ये एक और रीजन था क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट्स में ऊपर जाने लगी। फोर्थ रीजन ये है कि जब मार्च में म्यूचुअल फंड्स बहुत तेजी से गिरे, स्टॉक मार्केट 30-40% डाउन थी, नेचुरली कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स, एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के मन में फियर क्रिएट हो जाती है और इसकी वजह से उन्होंने अपनी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाली कि जो पैसा बचा है एटलीस्ट वो तो वापस मिल जाए। लेकिन आने वाले महीनों में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने लगी, इन इन्वेस्टर्स के पास जिनके पास ये कैश पड़ा था, उन्होंने देखा कि ये अपॉर्चुनिटी है अपना जो लॉस था उसको रिकूपरेट करने की और दूसरा फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से स्टॉक मार्केट में घुसने लगे। एट द सेम टाइम नेचुरली जब पैंडेमिक चल रहा है तो 2 ही नंबर्स आप देख सकते थे। एक था कि कोरोना वायरस के केसेस ऊपर जा रहे हैं और दूसरा था स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जा रहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा पॉजिटिव जो है शायद स्टॉक मार्केट रहा होगा। सो शायद से ये एक और रीजन हो सकता है व्हाई रिटेल इन्वेस्टर्स स्टार्टेड टू इन्वेस्ट मोर एग्रेसिवली इनटू इक्विटी मार्केट। और दोस्तों फिफ्थ एंड फाइनल रीजन व्हाई निफ्टी वेंट अप बाय 80% इन द लास्ट 9 months इज कोविड-19 वैक्सीन। हमें पता है कि ये पैंडेमिक, ये क्राइसिस सिर्फ एक वैक्सीन के साथ सॉल्व हो सकता है, उसके बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती।
लकीली पिछले कुछ महीनों में पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स ने और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मिलके ऐसी वैक्सीन क्रिएट करने की कोशिश की है एंड कुछ कंपनीज सक्सेसफुल हो गई हैं। 4 ऐसी कंपनीज जो दिमाग में आती हैं, फाइजर है, बायोएनटेक है, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है। ऐसी कुछ कंपनीज जो हैं इन्होंने वैक्सीन कैंडिडेट्स क्रिएट कर दिए हैं और नेचुरली ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। एंड कंपेयर टू व्हाट द नेगेटिव न्यूज वाज अप्रैल मार्च से लेकर कुछ अगले 3-4 महीने तक, पिछले 3 महीनों में जो न्यूज है वो और पॉजिटिव दिख रही है इन कंपैरिजन टू दैट टाइप ऑफ न्यूज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक मार्केट्स हैव बीन गोइंग अप ओवर द लास्ट 9 मंथ्स। अब अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, वैल्यूएबल लगी, तो ऑब्वियसली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो पे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें। एंड फ्रैंकली अगर कोई भी आपके कमेंट्स हैं तो आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट्स लिखें। आपको क्या लगता है, क्या पॉइंट्स मिस आउट हो गए जो शायद से इस वीडियो में नहीं मेंशन थे? क्या आपको लगता है कोई और वीडियो के टॉपिक्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे इंटरैक्टिव बनाए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।